आज हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन डिजीज़ और सर्जरी के बारे में। गॉल ब्लैडर वह ऑर्गन है जो लिवर की निचली सतह पे होता है। लिवर के साथ गॉल ब्लैडर का कनेक्शन एक नली के द्वारा होता है जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। जो भी बाइल सिक्रीट करता है वह बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है। जब भी हम कुछ डाइट लेते हैं, स्पेशली फैटी मील्स लेते हैं, तो ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके वह बाइल यानी कि पित्त को इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल यानी कि पित्त है। अब कुछ पेशेंट्स के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाते हैं जिसे हम गॉल स्टोन कहते हैं। गॉल स्टोन बनने की वजह से प्रमुख सिम्टम जो पेशेंट के अंदर आते हैं वे हैं राइट साइड एब्डोमेन में पेन होना, जो कि मेनली ऊपरी भाग में होता है। वह पेन या तो राइट शोल्डर की तरफ जा सकता है या बैक की तरफ रेडिएट हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट कभी कभी खाना खाने के बाद पेट का फूलना महसूस करता है या वह जितनी डाइट पहले ले पाता था उतनी नहीं ले पाता है, जिसे हम ब्लोटिंग सेंसेशन कहते हैं। कुछ केसेस में अगर यह स्टोन नीचे को माइग्रेट कर जाए, लिवर की नली में आ जाए तो जॉन्डिस कर सकता है, और पैनक्रियास की नली में चला जाए तो यह पैनक्रेटाइटिस भी कर सकता है, जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आमतौर पर इन सिम्टम्स के लिए हमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, जो प्रमुखतः दो टेक्निक से की जाती है, जिसे लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। 98% केसेस में लैप्रोस्कोपी द्वारा यानी दूरबीन द्वारा यह सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें हम 3 से 4 कट लगाते हैं। छोटे छोटे 5 मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर के लिए के कट्स होते हैं, और उसके द्वारा कैमरा और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स डाल करके हम गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं। कुछ केसेस जिनमें एनाटॉमिकल यानी कि अंदर काफ़ी गॉल ब्लैडर चिपका हो लिवर की नली से या आसपास के ऑर्गन से, तो पेशेंट की सेफ्टी देखते हुए हमें उसे ओपन द्वारा करना पड़ता है, ओपन टेक्निक द्वारा, जिसे ओपन कोलिसिस्टेक्टमी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि क्या हर पेशेंट हर गॉल स्टोन ऑपरेट करना चाहिए। तो यह तो क्लियर है कि हमें सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज़ यानी कि जिनमें सिम्टम है जो मैंने बताए उनमें तो करना ही है। कई बार पेशेंट गॉल स्टोन्स लेकर आते हैं पर उन्हें सिम्टम नहीं होते। कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें हमें सर्जरी एडवाइस करनी होती है, जैसे कि पेशेंट अगर डायबिटिक है या पेशेंट कोई ऐसी दवा पे है या ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसमें कि इम्यूनिटी डाउन है, तो इन केसेस में गॉल ब्लैडर के गलने की यानी कि गैंग्रीन होने की संभावना ज़्यादा होती है। उन केसेस में हम ये सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा 3 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन होना या पॉलिप्स, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर की सतह में छोटी छोटी गांठें होती हैं, जिसे हम कैंसर नहीं कहते, पॉलिप कहते हैं, पर पोटेंशियली आगे जाकर वह पॉलिप्स कैंसर बन सकते हैं। तो अगर पॉलिप्स 1 सेंटीमीटर के हैं या फिर गॉल स्टोन के साथ कोई भी साइज़ का पॉलिप है तो हमें उसमें सर्जरी एडवाइस करनी होती है। उसके अलावा अगर हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं पेट के अंदर, जैसे कि किसी के अंदर वेट रिडक्शन सर्जरी कर रहे हैं, अगर उनमें गॉल स्टोन पाए गए तो साथ के साथ सिम्टम ना होने पर भी हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जिसे पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर कहते हैं। उन केसेस में भी हमें सिम्टम ना होने पर भी सर्जरी करनी होती है, क्योंकि इन केसेस में कैंसर बनने की संभावनाएं होती हैं। अब हम जानेंगे कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी से पहले और बाद में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी से पहले हमें सबसे पहले जो 2 टेस्ट कराने हैं वह इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में किसी तरह का स्टोन नली के अंदर हमें लगे, जैसे कि लिवर की नली फूली हुई नज़र में आए या LFT एबनॉर्मल आए यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आए, तो उन केसेस में हमें MRI की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें बाकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन, जो कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए होते हैं, क्योंकि
इन पेशेंट में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि पेशेंट को कंप्लीट बेहोश किया जाता है। तो कंप्लीट बेहोश करने के लिए पेशेंट को मशीन पे रखना होता है, जिसे जीए एनेस्थीसिया कहते हैं। तो उसके लिए हमें प्री ऑपरेटिवली सारे टेस्ट चाहिए होते हैं। जब वे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो पेशेंट की सर्जरी प्लान की जाती है। 6 से 8 घंटे की पेशेंट को फास्टिंग चाहिए होती है। अगर पेशेंट कोई ब्लड थिनर्स पे है, यानी खून पतला करने की दवा ले रहा है, तो वे दवा हमें बंद करनी होती हैं। उसके अलावा पेशेंट को स्मोकिंग और अल्कोहल पूरी तरह से छोड़नी होती है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी होती है। तो ये सब करने के बाद में हम पेशेंट को दूरबीन द्वारा यानी कि लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट को रिकवरी रूम में लिया जाता है, जहाँ पे उसके वाइटल पैरामीटर्स देखे जाते हैं, बीपी, पल्स, टेम्परेचर और सैचुरेशन, जिसे SpO2 कहते हैं, वे देखे जाते हैं। जब 2 से 3 घंटे पेशेंट रिकवरी रूम में निकाल देता है तो उसे वार्ड या प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और पेशेंट को 6 घंटे के बाद में लिक्विड स्टार्ट कर दिए जाते हैं और रात को लाइट मील दे करके सुला दिया जाता है और अगली मॉर्निंग यूजुअली छुट्टी कर दी जाती है। कुछ केसेस में जिनमें ओपन सर्जरी की होती है, उनमें क्योंकि काफ़ी चीरा बड़ा होता है, तो उन केसेस में हमें 2 दिन तक पेन कंट्रोल के लिए पेशेंट को एडमिशन रखना होता है। अब क्योंकि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया मिला होता है, तो कुछ पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कभी कभी नोजिया, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग आती है, उल्टियाँ आ सकती हैं। तो 1 दिन तक नोजिया, वॉमिटिंग आना या फीवर आना, माइल्ड फीवर जिसे 100 डिग्री तक का, उसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है और आमतौर पर ये 1 से 2 दिन में सेटल हो जाता है। पेशेंट को घर भेजने के समय कुछ हिदायतें दी जाती हैं, जैसे कि रोज़ नहाना है, रोज़ पेशेंट को अपनी जो वुंड है उसको क्लीन रखना है और बैंडेड या कोई ड्रेसिंग लगा लेनी है उसके ऊपर। उसके अलावा पेशेंट को लाइट एक्टिविटी रिज्यूम करा दी जाती है ताकि वो घर में थोड़ा टहले। 7 डेज़ के बाद में पेशेंट को थोड़ा ट्रैवल भी अलाउड होता है। डाइट को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि हम कोई भी पेशेंट को इनिशियली थोड़ा लाइट मील देते हैं, फिर धीरे धीरे हम नॉर्मल डाइट की तरफ लेके जाते हैं। हम उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि फैटी डाइट शुरू में ना ले, ताकि फैट डाइजेशन कई बार शुरू में प्रॉब्लमेटिक होता है। पेशेंट को पेट फूलने की प्रॉब्लम या पेशेंट को डायरिया बार बार होना फैट खाने के बाद में, यह कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट में देखा गया है, क्योंकि बाइल एकदम से, जो आपका पित्त है वो एकदम से इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसका स्टोरेज ऑर्गन चला गया है। पर ये धीरे धीरे अपने आप ही कॉम्पनसेट होकर के पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाता है और डाइजेशन नॉर्मल हो जाती है। उसके अलावा पेशेंट को यह अलार्मिंग सिम्टम भी बताए जाते हैं कि किन कंडीशन में आपको तुरंत रिपोर्ट करना है हॉस्पिटल के अंदर, जिनमें प्रमुखता है कि अगर परसिस्टेंट फीवर बना हुआ है आपका 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट से ऊपर का फीवर, जिसमें आपको बार बार पैरासीटामोल लेनी पड़ रही है, आपका उल्टी की फीलिंग होना या उल्टी होना 2 दिन के बाद भी अगर ये जारी है, पेट में बहुत तेज़ दर्द होना, पेट का फूल जाना, टांकों के से किसी तरह का पानी का रिसाव होना या टांकों के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा रेडनेस, लाली पाए जाना, या पेशेंट की जनरल कंडीशन इस तरह की हो जाना कि पेशेंट कुछ खा ही नहीं पा रहा है, इन कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल दोबारा आना होता है। आमतौर पर जिनमें पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पाई जाती, उनमें 7 डेज़ के बाद में या 10 डेज़ के बाद में फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है और बायोप्सी रिपोर्ट भी चेक की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।